हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनीता गाइड। आज हम इस वीडियो में अगला टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं और ये क्या होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट्स विच reconcile the balances which are shown by the cash book in bank column with passbook which is prepared by the bank। तो देखिए, हमने पहले किया था कैश बुक। जब हम 2 कॉलम कैश बुक करते हैं तो उसमें 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम होता है कैश और दूसरा कॉलम होता है बैंक। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है उसमें हमने कैश कॉलम को तो इग्नोर करना है, बैंक कॉलम का बैलेंस उठाना है और उस बैलेंस को हम मैच करेंगे बैंक की पासबुक के साथ। क्योंकि देखिए, अगर पासबुक और हमारा बैलेंस डिफरेंट है, एंड दैट केस वी कांट इश्यू चेक इफ वी वांट टू इश्यू और इफ वी वांट टू मेक सम पेमेंट। क्योंकि पेमेंट करते वक्त हमें पता होना चाहिए कि बैंक में एग्जैक्ट हमारा बैलेंस कितना है। अदरवाइज भी अगर आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अपने बैलेंस को बैंक की पासबुक की बैलेंस से, बैंक से जो पासबुक मिलती है उसके साथ मैच करते हैं, तो किसी भी प्रकार का मिस एप्रोप्रिएशन या इम्बेजलमेंट, किसी भी प्रकार का इम्बेजलमेंट हो रहा है अगर कैश का, तो वो हमें पता चल जाता है। तो बैंक ट्रांजैक्शन में भी किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड है, कोई स्कैम है, तो भी हमें टाइम सिर पता चल जाता है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हमारा बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट में कैसे बैंक पासबुक से अलग है। इन दोनों को मैच करने में, और अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो उसके क्या रीजंस हैं, मैं आपको बताती हूँ सारे रीजंस। देखिए, समझ लीजिए मैंने एक चेक इशू किया राम को मैंने आज चेक इशू कर लिया, लेकिन वो बैंक के पास जो पेमेंट करने क्या है, या वो चेक जब प्रेजेंट हुआ है दैट डेट में भी डिफरेंट। अब वो डेट डिफरेंट होने की वजह से ही डिफरेंस आ रहा है, तो हमने इस डिफरेंस को कैसे दूर करना है। नेचुरली हमारा जो बैलेंस है, समझ लीजिए वो पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, वो बैलेंस को हमने उस चेक इशूड से माइनस किया था। अब वो जो चेक इशू किया है हमने, तो हमें उस चेक, क्योंकि वो बैंक ने तो इशू नहीं किया, बैंक ने तो प्रेजेंट किया अगली डेट में। समझ लीजिए हमने किया है 30 अप्रैल को, अब बैंक तक पहुंचने में वो चेक जो है लगा रहा है 2 मई, लेकिन हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है ऑन 30 अप्रैल। इस केस में हम चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक को ऐड करेंगे। इसी प्रकार से और भी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम ऐड करते हैं। जैसे अगर बैंक ने हमें कोई इंटरेस्ट दी है, लेकिन हमें तो पता नहीं, हमें तो पासबुक मिलने के बाद या बैंक स्टेट लेने के बाद पता चल रहा है कि ये इतना अमाउंट जो इंटरेस्ट का है वो बैंक ने क्रेडिट किया है हमारे अकाउंट को, तो वो इंटरेस्ट क्रेडिटेड भी हम अपने बैलेंस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से समझ लीजिए कोई कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जाकर पेमेंट कर दी है हमारे अकाउंट में, तो वो भी हम क्या करेंगे, अपने बैंक बैलेंस में ऐड कर देंगे, ताकि हमारा बैलेंस जो है बैंक की बुक के साथ मिल जाए। अब देखिए, अब कई चेक हमने पे किए हैं, कई बिल्स भी हमने पे की हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बिल्स और वो चेक डिसऑनर हो गए हैं। तो ऐसे बिल और चेक विच आर पेड बट डिसऑनर बाय द बैंक शुड ऑलवेज बी एडेड। हम ऐड करेंगे अपने जो कैश बुक में जो बैलेंस है बैंक कॉलम में, उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये तो हो गया एडिशन का। अब हम माइनस कौन कौन से ट्रांजैक्शंस करेंगे, कहां कहां हमारी गड़बड़ हो रही है कि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो कम हो रहा है। वो कैसे कम हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। कई प्रकार की ऐसी पेमेंट्स हैं जो बैंक ने डायरेक्ट कर दी है कस्टमर को, सप्लायर को, या हमारे जो क्रेडिटर्स को, और हमें पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी थी बैंक को कि आप LIC की पेमेंट हर जो महीने के बाद या 3 महीने के बाद या क्वार्टरली पे करते जाना, तो लेकिन वो पेमेंट हमें बाद में पता चला है, तो वो सारी पेमेंट जो बैंक ने आपके बिहाफ में कर डाली है, लेकिन आपको अब पता चल रहा है, वो सारा हम अपने बैंक बैलेंस में से डिडक्ट करेंगे।
और ऐसे चेक डिपॉजिटेड जो हमने डिपॉजिट कर दिए बैंक में और हमने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया था, लेकिन बैंक ने क्लियर करने में थोड़ा टाइम लगाया है, तो लेकिन हमें 30 अप्रैल को बंद करनी है या किसी एक पर्टिकुलर डेट को बंद करनी है, अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। इन दैट केस हम वो सारे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर बाय बैंक विल बी डिडक्टेड। तो ये सारे रीजंस हैं, जो रीजंस हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वक्त जो है बताते वक्त कंसीडर करने होते हैं। तो वो कैसे करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने इस वीडियो में एक सवाल सॉल्व किया है जिसकी हेल्प से आपको ये बताया है कि कैसे हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की हेल्प से। तो वो हम अभी देखेंगे इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। तो ये सबसे पहले हम समझेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में देखिए कैसे तैयार करते हैं। जिस भी डेट का तैयार करना है वो डेट यहाँ लिखते हैं और सबसे पहले लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, एज ऑन। और फिर एज ऑन में आप जो भी डेट है आप वो डेट डाल सकते हैं। मेरे ट्रांजैक्शन में, मेरी प्रॉब्लम में 30 अप्रैल थी तो मैंने 30 अप्रैल डेट डाल दी। अब सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स हैं और इधर हम ऐड वाला कॉलम रखेंगे और इधर नेगेटिव वाला कॉलम रखेंगे। अब क्या क्या चीजें हम ऐड करेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस जो है वो पासबुक के बैंक बैलेंस के साथ क्या हो जाए, मैच हो जाए। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले तो बैलेंस एज पर कैश बुक जो कि डेबिट है, पॉजिटिव है, वो यहाँ लिखेंगे। अगर वो ओवरड्राफ्ट होता तो हम सिंपली यहाँ लिख देते, बाकी फॉर्मेट ऐसे का ऐसा ही रहना था। अब ऐड करेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक। भी हमने तो चेक इशू कर दिया, अपनी पेमेंट कम करके बैठे हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक वो पेमेंट नहीं की है। तो हम ऐसे चेक जो हमने इशू किए हैं लेकिन बैंक ने तो इशू नहीं किए हैं, तो वो हम क्या करेंगे, बैलेंस में ऐड कर देंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक। इसी प्रकार से डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक, बैंक में जाके कस्टमर ने आपका डायरेक्ट पैसे जमा करा दिए हैं तो भी हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी तरीके से आपको डिविडेंड मिली है, कहीं आपने शेयर्स खरीदे हुए थे, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसके ऊपर आपको ब्याज मिला है, डिविडेंड मिला है जो कि बैंक ने कलेक्ट किया है, उससे भी आपका जो है बैलेंस वो बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, आपके बैंक में पैसे थे, आपको तो पता ही नहीं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो बैंक क्रेडिट करता रहता है रेगुलर इंटरवल में। और जब आपके पास पासबुक आई और आपने अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच किया तो आपको पता लगा बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। तो जब भी इंटरेस्ट क्रेडिट की बात आएगी हम अपना बैलेंस बढ़ा देंगे। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल्स पेड, ऐसे चेक, ऐसे बिल जो आपने पे किए थे लोगों को लेकिन वो तो डिसऑनर हो गए हैं, वो तो बैंक ने पे ही नहीं किए, वो तो वापस हो गए। तो ऐसे चेक और बिल्स जो कि डिसऑनर हो गए हैं बैंक के द्वारा, वो भी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे क्योंकि आपने पेमेंट के वक्त अपने बैलेंस को कम किया था लेकिन बैंक ने तो डिसऑनर कर दिया है, आपके पास वापस आ गए हैं, वापस हो गए हैं। तो ऐसे बिल्स और ऐसे चेक की वजह से जो डिसऑनर हो गए हैं वो, उससे भी आपका बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और कोई ऐसा एरर, जैसे आपने कोई अंडरकास्ट कर लिया अपना, टोटली आपने ज़्यादा कम कर दिया था बैंक बैलेंस का, तो भी आपका ऐसा एरर जो कि यहाँ आपने कोई एंट्री ही नहीं ली जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा था, तो ऐसा कोई भी एरर ऑफ कमीशन और ओमिशन, उससे भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा अगर बैंक में वो बैलेंस बढ़ा हुआ है। तो ये थे आपके ऐड वाले, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक, इनटू योर अकाउंट, डिविडेंड आपको मिला है, इंटरेस्ट क्रेडिट किया है बैंक ने, या कोई भी चेक और बिल जो आपने पे किया था लेकिन बैंक के द्वारा डिसऑनर हो गया है, तो भी आपका जो है बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। या कोई ऐसा एरर जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ा था पासबुक में लेकिन आपने नहीं लिया था, तो वो भी अब हम ले लेंगे तो आपका बैंक बैलेंस उससे बढ़ जाएगा। अब हम देखेंगे लेस किस किस से करेंगे, आपका ये वाला बैलेंस कैसे लेस होगा, कैसे कम होगा। ऐसे चेक्स जो कि आपने बैंक में जमा कराए और आपने बैलेंस अपना बढ़ा लिया था लेकिन बैंक ने तो अभी तक कलेक्ट ही नहीं किए हैं,
तो ऐसे चेक जो आपने जमा कराए लेकिन बैंक ने तो कलेक्ट नहीं किए, उससे आपका बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट कर दिए बैंक ने, जैसे इंश्योरेंस आपने कहा हुआ था या कोई किस्त आपने देनी थी लोन की और आपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं और बैंक समय टू समय टाइम टू टाइम आपकी पेमेंट कर रहा है, तो ये तो तभी पता चलता है जब आप पासबुक आपको इश्यू होती है और उसमें आप बैंक स्टेटमेंट देखते हो, तो आपको पता चलता है कि बैंक ने कई प्रकार की पेमेंट की है, उससे भी आपका बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक चार्जेस, बैंक अपनी सर्विसेज दे रहा है आपको, तो उसके लिए कुछ भी वो चार्ज कर रहा है आपको, उसे बैंक चार्जेस कहते हैं, उससे भी आपका बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज किए बैंक ने बिकॉज ऑफ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन टू यू, तो भी उससे आपका बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे चेक्स, ऐसे बिल जो आपने रिसीव किए थे लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे हैव बीन डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब है कि आपको वो वापस हो गए हैं, तो ऐसे केस में क्योंकि इनसे तो आपने अपना बैलेंस बढ़ाया हुआ था, तो dishonor of checks or bills which you have been received by you but they have been dishonor, that's why you have to deduct your balance। ऐसा एरर जिसकी वजह से आपने अपना बैलेंस ओवरकास्ट किया हुआ था या बढ़ाया हुआ था लेकिन आपको पता चला है कि वो मिस्टेक हो गई थी आपसे, उस मिस्टेक से भी आपने अपने बैलेंस को कम करना है। तो ये फॉर्मेट है व्हेन यू हैव बीन गिवन पॉजिटिव बैलेंस और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर नेगेटिव बैलेंस दिया होता या ओवरड्राफ्ट दिया होता एज पर कैश बुक, तो आपने यहाँ पर सिंपल ओवरड्राफ्ट लिखना था, बाकी सारे ऐसे ही चलना था, सेम ऐसा ही आपने यहाँ पर लिखना था प्लस एंड माइनस, बस माइनस की जगह हमने ओवरड्राफ्ट आ जाना था और माइनस माइनस अपने आप प्लस होता जाना था और ये वाला प्लस माइनस हो जाना था। तो वो तो हम अगली वाली वीडियो में करेंगे व्हेन वी विल बी गिवन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो आज हम डेबिट बैलेंस या पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है उसका एक सवाल करने जा रहे हैं। ये एक सवाल दिया हुआ है आपको जिसमें आपने कंपैरिजन करनी है कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट की और उस तरीके से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है राम एंड सन्स की। तो हम राम एंड सन्स की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने जा रहे हैं। इसमें से आपको देखिए बैलेंस कितना दिया है 6180, तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। सबसे पहले तो डेट लिख दीजिए, अप्रैल 2020 की दी है तो हमने डेट लिखी है 30 अप्रैल 2020। सबसे पहले डेट लिख लीजिए, उसके बाद हम बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया आपको 6180, तो आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे 6180। अब अगला देखिए, अब आपको बैलेंस दिया है पासबुक का 5665, ये हम लास्ट में लिखेंगे जब हम इसे रिकंसाइल कर लेंगे। तो अगला ट्रांजैक्शन है, देखिए ध्यान से, चेक फॉर ₹3600 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज नॉट येट क्लियर्ड बाय द बैंक। हमने जमा कराए थे, हमने तो अपना बैलेंस बढ़ा दिया था लेकिन बैंक ने अभी तक इसे जमा नहीं किया है। जब अभी तक बैंक ने जमा नहीं किया है तो हमें क्या करना चाहिए, इसे माइनस करना चाहिए। तो देखिए लिखा ही हुआ यहाँ पर, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, कितना है ये 3600, हम लिखेंगे माइनस की कॉलम में। आगे चलेंगे, अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे, ए चेक फॉर ₹980 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंड क्लियर्ड बाय द बैंक वाज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट एज 890। देखिए हमारे पास कितने का बैंक चेक आ गया था 980, हमने जमा कितने कर दिए थे 980, लेकिन बैंक ने कितना जमा किए 890। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 980 में से 890 माइनस करिए, डिफरेंस आ गया 90। ये 90 रुपीज़ हम ज़्यादा करके बैठे हैं, जमा करके बैठे हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम करेंगे माइनस। जो भी हमने एरर किया होगा, ज़्यादा लिया होगा, उसे हमने क्या करना है, अब माइनस कर देने हैं। तो ये भी आप एरर में भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एरर की जगह में कि ए चेक डिपॉजिटेड 980 का डिपॉजिट हुआ था बट बैंक रिकॉर्डेड 9890। इसका मतलब 90 रुपीज़ हम क्या करेंगे,
माइनस कर डालेंगे। चाहे ये बैंक का एरर है, एरर तो एरर है, तो लेकिन हमें तो इफेक्ट देना ही देना है। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू मैच आवर बैलेंस विद व्हाट? विद बैंक, दैट्स वाई। तो आगे चलेंगे, अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। ये हो गया, ये वाला भी हो गया। आगे, चेक ऑफ ₹400 received from Akbar Brothers and deposited into the bank was returned dishonored by the bank। 400 रुपए बैंक में जमा कराए हमने, बहुत अच्छी बात है, बैंक में डिपॉजिट भी हो गए, लेकिन क्या हो गए? डिसऑनर हो गए। तो भैया हमको तो नहीं ना मिले ये 400 रुपए, लेकिन हम तो जमा करके बैठे हैं, पर बैंक ने तो अभी तक जमा नहीं किए क्योंकि डिसऑनर हो गए हैं। तो ऐसे पैसे जो रिसीव्ड हुए थे लेकिन क्या हो गए? डिसऑनर हो गए हैं, तो उसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 400। और इधर हम नाम लिख देते हैं, बंदे का नाम था अकबर ब्रदर्स। क्या नाम था जी? अकबर ब्रदर्स। बाकी फॉर्मेट वैसे का वैसा ही चलेगा। 400 रुपए ऐसे जो हमने डिपॉजिट किए लेकिन डिसऑनर हो गए, इसका मतलब हमारे बैंक में तो बैंक ने तो जमा ही नहीं किए, लेकिन हम तो जमा करके बैठे थे कैश बुक में, तो उसको हम क्या करेंगे? अब माइनस करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन, 3500 रुपए इश्यू हुए हैं, 3500 रुपए इश्यू हुए हैं, पर प्रॉब्लम क्या आई है? 3500 रुपए इश्यू किए हमने अफ्ताब स्पोर्ट्स को, हैज नॉट सो फार बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो यही आ गया आपका 3500 रुपए ऐड करेंगे। 3500 रुपए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, प्रेजेंट नहीं हुए। नाम लिख देते, बंदे का नाम है अफ्ताब, यहां पर लिख देती हूं अफ्ताब, ताकि पूरा ट्रांजैक्शन का डिटेल आ जाए। तो 3500 रुपए हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। अगला देखिए जी, द बैंक स्टेटमेंट शोज ए डेबिट 135, बैंक ने चार्जेस लिए 135 आपके, डिडक्शन की है, और क्रेडिट कितने मिले हैं? 210। जो क्रेडिट मिले उसे ऐड करेंगे, जो डेबिट है उसे क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो 135 रुपए क्योंकि ये डेबिट किए हैं या चार्ज किए हैं, मैं यही लिख देती हूँ, चाहे वो बैंक चार्जेस हैं और वॉट एवर चार्जेस आर देयर, बट दे हैव डिडक्टेड, सो वी हैव टू आल्सो डिडक्ट। 135 रुपये क्या करेंगे? हम डिडक्ट करेंगे। अब हमें 210 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 210, वो ऐड हो जाएगा। और अब देखिए हम इसे क्लोजिंग कैसे करते हैं। क्लोजिंग करते वक्त सबसे पहले तो यहाँ का तो टोटल कर ही दीजिए। यहाँ का टोटल देखिए जरा कितना आएगा, हम करेंगे इसका टोटल सारे का, तो आ जाएगा 9890। यहाँ का टोटल आ गया आपका 9890। अब यहाँ पर हम बैलेंस लिखेंगे, कौन सा बैलेंस लिखेंगे? यहाँ पर प्लीज मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ लिख रही हूँ, वैसे लास्ट में एक लाइन होनी चाहिए जहाँ पर आप लिखें बैलेंस एज पर पासबुक। कितना था आपका बैलेंस? जब भी पॉजिटिव बैलेंस होगा तो आप इस साइड में लिखेंगे 5665। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो भी आपका आ जाएगा 9890। देख लीजिए दोबारा, हमने जो बैलेंस दिया हुआ है पासबुक का वो लास्ट में लिखना है 5665, और इन सबको टोटल कर देंगे, दोनों तरफ का टोटल एक जैसा आएगा 9890। तो ये आपकी थी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th अप्रैल 2020 ऑफ होम राम एंड सन्स की। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। अगली बार हम ओवरड्राफ्ट से करेंगे। मैं दोबारा एक बार आपको बता देती हूँ, जो जो हमने ऐड किया वो हमने यहाँ लिखा, इसको सबको ऐड करके टोटल यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो जो हमने माइनस किया वो इस तरफ लिखा है। लास्ट में हमने जरूर लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक, वो इस तरफ लिखना है 5665, और इसका टोटल करेंगे तो आपका टोटल सेम आ जाएगा 9890। तो दोनों तरफ का बैलेंस सेम आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट है। होप आपको समझ में आया होगा। अगली बार हम करेंगे जो वीडियो में, उसमें हम वीडियो में जो करेंगे वो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का समझाऊंगी आपको। तो ये था आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपने अभी देखा होगा कि कैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो तैयार कर सकते हैं, और क्या क्या रीजंस हैं कि हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बैंक की बैलेंस से अलग होता है।
तो इसी प्रकार से मैं आपको अगली वीडियो में जो ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक वो भी बताऊंगी। पर उससे पहले मैं, जैसे कि कोविड चल रहा है 19 और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टडी लर्निंग में, और अभी देखिए फाइनल ईयर के जो एग्जाम भी आने वाले हैं, तो वो कैसे तैयारी करें ऑनलाइन, उसके बारे में मैं अगली वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ, जिसमें आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। और जिनके पास समझ लीजिए कि ये स्मार्टफोन नहीं है या बाकी डिवाइसेस नहीं है जिसमें वो ऑनलाइन लर्निंग कर सके, उनके लिए भी क्या हो सकता है, वो भी कैसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, वो सारे टिप्स हम देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसी तरीके से मेरे साथ जरूर बने रहिए और मुझे अपनी सजेशन जरूर भेजिए कि किस प्रकार से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकती हूँ जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी है और आपको बीआरएस बनानी आ गई है, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, अपनी सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो ऐसे ही लाती रहूंगी। थैंक यू वेरी मच।